Hello student, this is AT sir. Welcome to Premier. So we are discussing one of the new chapter, that is electrochemistry, chapter number 3 NCERT book class 12. ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो सेल, इंपॉर्टेंट सेल को पढ़ना है। वन इज गैल्वेनिक सेल, उसी को डैनियल सेल भी बोलते हैं, उसी को वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, या उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो। और सेकंड हम लोग को जो पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर लिए थे, और प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो भी मैं बताया था। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कुछ चैप्टर को रिवाइज कर लेना, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक अब रिवीजन कर लेना, आप आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक चीज रिवीजन कर लेना, थर्मोडायनेमिक्स का आप इंट्रोपी वाला सेक्शन को रिवीजन कर लेना, फिर इस चैप्टर को अच्छे से देखना, क्योंकि ये सब चैप्टर के कुछ टॉपिक यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। और ये चैप्टर को डायरेक्टली बहुत लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला सीख के डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे। डायरेक्टली आप फॉर्मूला देख के क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हो तो क्वेश्चन फंस जाओगे इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चैप्टर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल चीज है, तो इस चैप्टर को बेसिक तरीके से सीखेंगे, नहीं तो आप फंस जाओगे। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, एक सॉल्व होगा दूसरा सॉल्व नहीं होगा, दूसरा सॉल्व होगा तीसरा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बेसिक से अगर जब तक नहीं सीखोगे तब तक इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। चैप्टर का न्यूमेरिकल इजी है, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट वे में समझाया गया, उसको समझना होगा आपको अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका नस्ट इक्वेशन से आ सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आ सकता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आ सकता है, फ्राइडेज लॉ से, तो न्यूमेरिकल वेरियस सेक्शन से आता है। बट उस न्यूमेरिकल्स को सीखने से पहले आपको बेसिक चीज जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आप फंस सकते हो, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया था इंट्रोडक्शन, क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब बता दिया था। तो आज जो हमें स्टार्ट करने वाला है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसी को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, उसी को वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, उसी को डैनियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है, डैनियल सेल एक ऐसा सेल है, वोल्टेइक सेल, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स, in which chemical energy is converted into electrical energy, ठीक है, is known as galvanic cell और Daniell cell और voltaic cell और electrochemical cell। ध्यान रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा वही रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो क्या, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल उसी को बोलते हैं, ठीक है। डैनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी उसी, डैनियल सेल, वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ही नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं गैल्वेनिक सेल, लिखिए आप लोग गैल्वेनिक सेल। इसी को हम लोग डैनियल सेल्स के भी जानते हैं, डैनियल सेल। इसी को वोल्टेइक सेल भी बोलेंगे, वोल्टेइक सेल। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये सब हम आप लोग को लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके थे। तो ये चैप्टर हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को समझने से पहले, इसके कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको चीज को समझो। ये आखिर गैल्वेनिक सेल बना कैसे, ये डिवाइस बना कैसे, इसका आइडिया कहां से मिला, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का या डैनियल सेल का या वोल्टेइक सेल का या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेल है उसका आइडिया कहां से मिला, इसके मैकेनिज्म का आइडिया कहां से मिला? तो एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि व्हेन जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। देन ही ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग थिंग्स। कुछ चीजें इन्होंने ऑब्जर्व किया। वो क्या ऑब्जर्व किया, देखो अब यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या किया इन्होंने, इस कंटेनर में इन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आपको पता होना चाहिए कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर का होता है। ये मेरा क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है? यहाँ पे ये जो कलर होता है ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश कलर का होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इन्होंने एक जिंक रॉड को डिप्ट कर दिया, जिंक रॉड को इन्होंने डिप्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, जिंक रॉड है, दिस इज जिंक रॉड। दिख रहा है सभी को, बड़ा बड़ा लिख रहा है, सभी को दिख रहा है, बताएंगे आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिंक रॉड। और इन्होंने इस पे एक क्या किया, थर्मामीटर भी प्लेस कर दिया। थर्मामीटर क्या मेजर करता है, मेजर करता है टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर एक स्केल है जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। इन्होंने थर्मामीटर, ये मेरा थर्मामीटर है, ये मेरा थर्मामीटर है, दिस इज थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर यहाँ पे प्लेस कर दिया इस सॉल्यूशन में, ये चेक करेंगे कि टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है क्या सॉल्यूशन के। तो इनिशियली देखा कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर था, यहाँ पे था, इसका जो था आपका मरकरी का पारा यहाँ पे था। ठीक है, इस जगह पे। आफ्टर सम टाइम क्या देखा इन्होंने, आफ्टर सम टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया, आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि जैसे ही जिंक रॉड प्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, देन आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, तुरंत नहीं, आफ्टर सम टाइम के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, डायग्राम से पहले समझो। तो इन्होंने देखा क्या, कुछ समय के बाद इस कंटेनर में जो था आपका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का कलर जो था ना फेड होने लगा। इस सॉल्यूशन का कलर क्या होने लगा, फेड होने लगा। द कलर ऑफ सॉल्यूशन गेटिंग फेड होने लगा। ठीक है, फेड होने लगा। इसमें जो रॉड डाला गया था, वो रॉड भी जो था वो धीरे धीरे डिटोरिएट करने लगा। धीरे धीरे डिटोरिएट करने का मतलब क्या है कि ये गलना शुरू हो गया, ये जो था इसका गलना शुरू हो गया, पतला होने से लगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसे था और इसके बाद धीरे धीरे ये इन्होंने गलना शुरू हो गया। ठीक है, डिटोरिएट होने लगा। और टेम्परेचर जो था, थर्मामीटर का टेम्परेचर जो था धीरे धीरे राइज होने लगा। ये सब सारा ऑब्जर्वेशन देखा गया और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा था, अपने आप हो रहा था। इन्होंने डाला और ऐसा इन्होंने चेंज देखा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि थर्मामीटर में ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया, तो मरकरी जो था, मरकरी लिक्विड, उसका पारा धीरे धीरे आपका ऊपर की तरफ चढ़ गया। मतलब टेम्परेचर क्या इंडिकेट करा कि टेम्परेचर आपका बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या राइज हो रहा है। और यहाँ पे कुछ पीपीटी भी बन रहा है। यहाँ पे कौन सा पीपीटी बन रहा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जर्वेशन देखा गया। When zinc rod is placed in aqueous sulfate solution, then after some time observe the following things. Then after some time, कुछ समय बाद, तो कुछ समय के बाद क्या क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने। पहला चीज ऑब्जर्व किया कि आपका यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे वेट ऑफ जिंक रॉड इज डिक्रीजेस। वेट ऑफ जिंक रॉड इज डिक्रीजेस, घटना शुरू हो गया, डिक्रीजेस, घटने लगा वेट, तो इसका क्या होने लगा, डिटोरिएट करना, गलना स्टार्ट हो गया। दूसरा चीज उन्होंने क्या देखा कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने लगा, इज राइजिंग, बढ़ रहा था, इज राइजिंग, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज राइजिंग, बढ़ रहा था। तीसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कि आपका जो सॉल्यूशन का कलर था, द कलर ऑफ सॉल्यूशन गेटिंग फेड होने लगा। पहले ब्लूइश कलर का था, तो ब्लूइश कलर से इसका
कलर जो था फेड होने लगा, हल्का होने लगा, गेटिंग फेड। और क्या इन्होंने देखा, इन्होंने देखा कि रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म एट द बॉटम, नीचे कंटेनर के बॉटम में आपका एक पीपीटी भी बनना शुरू हो गया। यहां पे लिखेंगे रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म्ड एट द बॉटम, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा जा रहा है कि यहां पे जब हम लोग जिंक रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें तो जिंक रॉड धीरे धीरे गलना शुरू हो गया, आपका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो गेटिंग फेड होने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा और पीपीटी भी आपका बनने लगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल लोचा हो रहा है, कुछ ना कुछ आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब वो केमिकल रिएक्शन होने के कारण आपका वो केमिकल एनर्जी जो है, जो केमिकल रिएक्शन हो उसमें केमिकल एनर्जी के कारण इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज कर दे रहा है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। अगर वो स्पॉन्टेनियस, ये सब जो प्रोसेस हो रहा है कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब अपने आप हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या हो रहा है, लेस देन 0। और एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो केमिकल एनर्जी, केमिकल इक्वेशन होने के कारण, केमिकल रिएक्शन होने के कारण इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, किसमें, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया आपका हीट एनर्जी में। अब ये हीट एनर्जी जो था उसको हम लोग काम में ला पाए क्या, कुछ काम में ला पाएंगे। थोड़ी देर में ये कंटेनर खुला है, ओपन है, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो गर्म सॉल्यूशन है वो ठंडा हो जाएगा। तो कुछ हीट एनर्जी को काम में ला पाए क्या, वर्क में, वर्क डन में कन्वर्ट कर पाए क्या, या किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए क्या, काम में ला पाए क्या, अपने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाए क्या, नहीं। तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग सिंगल कंटेनर में कर रहे हैं, डायरेक्ट एक सिंगल कंटेनर में कर रहे हैं। और सिंगल कंटेनर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंगल कंटेनर में हो रहा है ना, सिंगल कंटेनर में हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या देखे कि आपका जिंक रॉड, जो जिंक रॉड सॉलिड था उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, जिंक रॉड गलना स्टार्ट हो गया। मतलब जिंक रॉड, जिंक सॉलिड जो था वो Zn+2 एक्वस बना बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। इसका क्या स्टार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था इसमें Cu+2 भी था और SO4-2 भी था, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन पहले न्यूट्रल था। और Cu क्या गया, Cu+2 सॉल्यूशन से आपका Cu+2 जो था, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेन कर लिया Cu+2 aqueous from the solution, he gains the 2 electron which is loses by the zinc rod। इन्होंने गेन किया और क्या बना लिया, Cu सॉलिड, ये ब्लू कलर का था और बाद में ये बनाने के बाद ये क्या बन गया, रेडिश ब्राउन बन गया, रेडिश ब्राउन पीपीटी बना लिया, पीपीटी आ रहा है समझ में, रेडिश ब्राउन पीपीटी बना लिया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ये दोनों स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस वे में हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई आप लोग कर रहे हो, आपने ये डाला कंटेनर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाला, जिंक रॉड, और अपने आप ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक रॉड का। तो जिंक सॉलिड Zn+2 aqueous में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर आयन aqueous from the solution he gained the 2 electron and formed copper solid। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो है, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण केमिकल रिएक्शन हुआ। वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी है, कुछ एनर्जी आ गया, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी कन्वर्ट होने के कारण, हीट एनर्जी कन्वर्ट होने के कारण आपका टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का क्या हो गया, राइज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये केमिकल स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण हीट रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, हीट एनर्जी पे। बट ये जो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं यूजफुल वर्क डन में, यूजफुल वर्क डन में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आया समझ में, यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल एनर्जी है पॉजेस कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। बट ओपन कंटेनर
होने के कारण अपने आप इसका जो सॉल्यूशन जो गर्म हो गया वो सॉल्यूशन अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर पाए क्या यूजफुल वर्क डन में? नहीं कर पाए, कोई यूजफुल वर्क में नहीं कर पाए। जैसे कि आप गर्म चाय लेके आओ ओपन कप में, ठीक है, तो थोड़ी देर में चाय क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा। तो उसको यूजफुल वर्क में नहीं ला पाए। इस यूजफुल वर्क को कन्वर्ट करने के लिए साइंटिस्ट लोग ने सोचा, ठीक है, डेनियल साइंटिस्ट का ही नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा कि आखिर अगर ये प्रोसेस को अगर हम लोग अलग अलग कंटेनर में, ठीक है, इन्होंने क्या सोचा कि इसी प्रोसेस को अगर हम लोग सेपरेट कंटेनर में करें और उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन जो होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा, यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है वो डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एक ही कंटेनर में हो रहा है ना, डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में नहीं हो रहा है। यहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहीं पे रिडक्शन हो रहा है, यहीं पे तुरंत स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि इस रिएक्शन को अगर सेपरेट कंटेनर में करें, ठीक है, सेपरेट कंटेनर में करने से होगा क्या, और इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते तो केमिकल रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, इनडायरेक्ट केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उसके कारण से केमिकल एनर्जी पोजेस करेगा, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट में, और उस वो जो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल करंट में। और वो इलेक्ट्रिकल करंट हम लोग काम में ला सकते हैं, उसको बल्ब जला सकते हैं, उससे हम लोग कुछ यूजफुल वर्क कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना। आप देखे होंगे, कल बताए थे आपको कि रिस्ट वॉच में एक सेल बैटरी होता है, वो सेल बैटरी में यही प्रोसेस तो हो रहा है। या कोई पेंसिल बैटरी होता है, रिमोट में जो पेंसिल बैटरी होता है उसमें क्या होता है, यही तो केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसमें केमिकल एनर्जी पोजेस करता है, वो कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, यूजफुल वर्क में ले आते हैं। तो कहीं पे यूजफुल वर्क इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कहीं यूजफुल वर्क हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के रूप में लेते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन कराते हैं। आ रहा समझ में? तो इसी को हम लोग, इसी से आइडिया मिला साइंटिस्ट को, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ किसका किया, डेनियल सेल का, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम आपको जिंक कॉपर के हेल्प से डेनियल सेल समझाएंगे। तो जिंक कॉपर का जो हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन समझाएंगे वो सब सारे डेनियल सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो हम आपको बुक में जो दिया कॉपर जिंक का ही कंस्ट्रक्शन समझाया गया है। आप चाहो तो कॉपर सिल्वर का भी समझ सकते हो, आप चाहो क्रोमियम और लेड का भी समझ सकते हो, तो आप चाहो किसी का भी आप बना सकते हो, आप चाहो तो जिंक और सिल्वर का भी बना सकते हो, किसी का भी आप बना सकते हो डेनियल सेल। बट हम आपको समझाएंगे जिंक और कॉपर का डेनियल सेल कंस्ट्रक्शन, और उसी के बेसिस पे सारे डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉपी करो जल्दी से, इतने का इससे आइडिया मिला, इसी से हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, कम ऑन।